हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो है बच्चे पिछली क्लासेस देख रहे होंगे उनको पता है कि हम आप सभी को बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हिस्ट्री के बिहार पीसीएस के। तो उसी क्रम में लगभग हमने 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर, किसकी बात हो रही है, किस प्रसिद्ध शासक ने ठीक अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। किसकी? नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। क्वेश्चन है 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। कौन सा? 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो किसने यह काम किया है? सभी लोग कमेंट में भी बताते रहेंगे। हमने किया आपको सारे क्वेश्चन, लगभग हम सभी क्लास में बोलते हैं, इस क्लास में भी बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे क्लास देखेंगे आपको 10 से 15 सेकंड का हर क्वेश्चन में गैप अगर मिल रहा है, ठीक है, तो कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे, खुद को भी एनालाइज करेंगे। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय ने। किसने? कृष्ण उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक। कब? कृष्णदेवराय ने कब से कब तक? 1509 से 1529 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1509 से 1529 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के कौन से तुलु वंश का शासक था कृष्णदेवराय? कब से कब तक? 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। कौन? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का क्या सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है इसको? कृष्णदेवराय ने अपनी माता, कौन सी इनकी माता? नागालंबा। इनकी माता का नाम क्या था? कृष्णदेवराय की माता का नाम क्या था? नागालंबा। कृष्णदेवराय की माता का नाम क्या था? माता कौन? इनकी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम। कौन सा? नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम, वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागलपुरम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य के किस जिले में? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। नागलपुरम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में अभी स्थित है। ठीक, तिरुपति जिले में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में बताएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? किसकी? द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप सभी को बताया था पिछली क्लास। जो ही बच्चे देखे होंगे उनको इसका आंसर पता होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है द्वार समुद्र की विजय के लिए, किसके? द्वार समुद्र की जो विजय थी, द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मलिक गाफूर को। किसको? मलिक काफूर को इसने नियुक्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था द्वार समुद्र की विजय के लिए। होयसल की राजधानी कौन सी? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। किसकी राजधानी थी द्वार समुद्र? होयसल की राजधानी थी। वहां का शासक कौन था? बीर बल्लाल तृतीय। वहां का शासक कौन था? बीर बल्लाल तृतीय वहां का शासक था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय किसको है? दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय किसको आता है? मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय किसको? मलिक काफूर को जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। कौन सा? जो मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? रिहला के रूप में। किसके? रिहला के रूप में जाना जाता है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस रूप में? रिहला के रूप में जाना जाता है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था। कहाँ का? अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में, किसके काल में? मोहम्मद तुगलक के काल में
क्या हुआ था? मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सी? रिहला या फिर रहला? इसने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में? अरबी भाषा में रहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कौन सा? इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की क्या की है? आलोचना की है। इसने किसने? मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की क्या की है? इसने आलोचना की है रहला में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा कौन सा? फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? फतेहपुर स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर स्थित जो बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा? दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण कौन सी? फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। किसने? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मुगल शासक अकबर ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, जो फतेहपुर सीकरी की जो भी इमारतें हैं उनका निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? इसमें से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था? भेंट करने से इनकार कर दिया था। किससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किससे? अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था? भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का शासन देखा था इसने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक, कितने? 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। क्लियर है? वह अगर इनकी बात करें तो एक के बाद ये कैसे एक के बाद एक सत्ता आसीन होते रहे। ठीक है, एक के बाद एक जो है शासक क्या होते? सत्ता आसीन होते रहे, किंतु वह कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था। किससे? निजामुद्दीन औलिया जी से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया। लेकिन जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह क्या हुए? अजोधन चले गए। ठीक, इस प्रकार क्या किया औलिया ने? तो सुल्तान से औलिया ना तो सुल्तान से मिला और ना ही इनकार किए। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। ठीक, उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वह महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके? उन्होंने क्या किया था? अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। और किस नाम से प्रसिद्ध थे? महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का भी शासन देखा था। आइए अगला क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? किसकी? 12 मासा की बात हो रही है। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? 12 मासा की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की है। जायसी की पद्मावत है, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, कौन सा? पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम से। पद्मावत का हिंदी साहित्य में क्या है? इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? पद्मावत का। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण? किसकी? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऐसा कौन सा मेन कारण, मुख्य कारण था जिसकी वजह से बाबर विजयी हुआ था? कौन सा? उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की जो सैन्य कुशलता था, इसी की वजह से क्या हुआ था? बाबर पानीपत के युद्ध में विजयी हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब? पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर इसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। बाबर की जो सैन्य संख्या थी लोदी सेना से कम थी। किससे? बाबर की जो सैन्य संख्या थी लोदी सेना से बहुत ही कम थी, फिर भी इसने कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री से क्या किया? इसका वर्ण किया, मतलब उससे जीत ली। इब्राहिम लोदी स्वयं क्या था? एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर क्या लिखता है इसके बारे में? बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। ठीक, वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। कौन लिखा है इसके बारे में? बाबर ने लिखा है इसके बारे में। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? किसकी बात हो रही है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में। किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी थी? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। किसने? कौन सा ग्रंथ में? तुजुक ए बाबरी में। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। कौन सी? तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। मुगल दरबार की राजभाषा फिर कौन थी? मुगल दरबार की राजभाषा कौन थी? फारसी थी। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? किस पर? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुमायूं ने कब किया था? 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीनों तक घेरे रखा। कितने? 4 महीनों तक इसने घेरा रखा था, जिसके बाद शेर खान ने क्या की? हुमायूं की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। किस पर? 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। किस पर? कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। किसके? रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था इसने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए इसमें से किसने जो है अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसके? बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसमें से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने? हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए क्या करवाया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कब? 1564 ईस्वी में करवाया था। कब? 1564 में। ठीक, 1564 ईस्वी में दीन पनाह। ठीक है, कहाँ पर? दीन पनाह में, दिल्ली में दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा किसने? मिराक मिर्जा गियास ने। किसने? मिराक मिर्जा गियास, जो कि उस समय का क्या था? प्रसिद्ध आर्किटेक्चर था, वास्तुकार था, इसने तैयार किया था। जो कि किससे? श्वेत संगमरमर से बना है। भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। किससे? श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। ठीक, इस मकबरे के परिता क्या हुई है? एक बाघ की रचना हुई है। किसकी? इस मकबरे के परिता एक बाघ की भी रचना हुई है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? किसकी बात हो रही है? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने? हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने? बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो किस भाषा में है? जो फारसी भाषा में है। अगर बात करें बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया कि क्या? बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल में के विषय में
जिसे कुछ भी स्मरण हो वह क्या करे, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः क्या किया लोगों ने, इतिहास लिखना प्रारंभ किया कि गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी क्या हुई थी, गुलबदन की जो हुमायूंनामा थी उसकी भी रचना इसी के अनुसार हुई है, उसी के आदेशानुसार। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन से हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। किसके युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। आइए देखते हैं किसकी बात हो रही है। जो 4 प्रमुख युद्ध हैं किसके द्वारा कब लड़े गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। कौन सा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 में। ठीक है, पहले बात करें देवरा की। कब की, देवरा की 1532 में। कब, 1532 में गोमती नदी के तट पर। किसके, गोमती के तट पर। 1532 में गोमती के तट पर दौरा मतलब देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। फिर 26 जून 1539। कब, 26 जून 1539 को कौन सा, चौसा का युद्ध हुआ। ठीक, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में क्या सॉरी इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने क्या की थी, हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध क्या हुआ था, चौसा की इस वजह से शेर खान की शक्ति और प्रतिष्ठा क्या हुई थी, दोनों में वृद्धि हुई थी। शेरशाह की पदवी धारण करके इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। सिक्के पर भी इसने अपने नाम को अंकित करवाया। फिर आगे बढ़ते हैं कन्नौज के युद्ध के बारे में। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। कब, 17 मई 1540 में। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध होता है। बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। किससे, हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। विवश होकर इसने निर्वासित की भांति क्या किया, इधर उधर भटकना पड़ा इसको, हुमायूं को। अगला कौन सा है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ। कब, 22 जून 1555। ठीक, 22 जून 1555 को कौन सा युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, सरहिंद की विजय ने क्या किया, हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था। सरहिंद के युद्ध ने क्या किया था, पुनः हुमायूं को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था सरहिंद के युद्ध में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले, इसमें से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। इसमें से किस सुल्तान ने पहले किसकी, हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई है। किसने, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने पहले किसकी, हजरत आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में किसकी, बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। अपने नाम का इसने खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और बंगाल के शासक जब नुसरत जहां को इसने पराजित किया तो इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी, हजरत आला की उपाधि। कब, जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हुमायूं को पराजित करने पर इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। किसका, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि 67 बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। 67 बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के कहाँ पर, सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से, जब कालिंजर युद्ध हुआ 1545 में, उसमें शेर शाह के घायल हो जाने से
इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इसके घायल हो जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? कौन सा? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 में, 1576, 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और अशरफ खान के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। ठीक, और राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ क्या थी? आमने सामने की मुठभेड़ थी। आगे उसने क्या किया? आगे इन्होंने छापा मार युद्ध का क्या किया? सहारा लिया था। छापा मार युद्ध का आगे उसने सहारा लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसमें से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किसने ऐसा किया था? अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कौन सा मुस्लिम शासक था? अकबर ऐसा करने वाला मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। क्लियर है? बात करें मुगल शासन की, तो मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको? अकबर को ही जाता है। इसने केंद्रीय शासन व्यवस्था कौन सी? इसने केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था, सभी को क्या किया? समय से इसने सफलता प्राप्त हुई। इसी के समय में सभी को सफलता प्राप्त हुई थी, अकबर के ही समय में। वह क्या किया? उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था। कैसा? अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में, कब? 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को क्या किया? इसने समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक, अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। किसको? अपनी सामाजिक सुधार के अंतर्गत इसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था, रोकने का कोशिश की थी इसने। अकबर की लोकप्रियता के कारणों में क्या है? सभी जो हमने आपको सभी बताए सभी चीजें, वो सब क्या है? अकबर की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1572 में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन? दाऊद खान क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने क्या किया? अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। क्लियर? अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। ठीक, मुनीम खान ने दाऊद को क्या किया था? एक युद्ध में पराजित किया था और 1574 ईस्वी में, क्लियर है, क्या किया? बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपीय पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश किसके द्वार में हुआ? यूरोपीय चित्रकला, ठीक, यूरोपीय चित्रकारी का पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? किसके दरबार में हुआ है? अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे क्या हुआ? मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला,
व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा था। ठीक। अकबर के दरबार में मिस्किन का क्या था? एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय में दसवंत अग्रणी चित्रकार था। कौन? दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल कहा जाता है उसको। आइए अगला क्वेश्चन है, दसवंत और वसावन। कौन? दसवंत और वसावन कैसे प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। कौन? दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के क्या थे? राज दरबारी थे। कौन? किसके राज दरबारी थे? अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और वसावन क्या थे? अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, वह उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया। किंतु बाद में क्या किया, महान चित्रकार क्या था, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने क्या की थी, आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के अगर नाम जाने तो अबुल फजल ने क्या की, अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए। जैसे कौन? दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? किसकी मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसमें से किसके नेतृत्व में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आइए देखते हैं। किसके? जहांगीर के नेतृत्व में। किसके? जहांगीर के नेतृत्व में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ठीक। किसकी बात हो रही है? जहांगीर की। अगर बात करें मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का किसका? जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारखी था। कैसा? बहुत ही कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय, किसमें? मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में क्या हुआ था, विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। ठीक। और जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। ठीक। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में क्या हुई थी, इन सब की कला में भी विशेष प्रगति हुई थी। किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर हुआ था। क्लियर है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसके? जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आप सभी का कमेंट देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सभी का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।